हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल। आज हम बात करेंगे जुलाई मंथ के स्पेशल करंट अफेयर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जुलाई महीने में जितने भी एग्रीकल्चर करंट अफेयर बने हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, उसके साथ कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि वहाँ पर आपको करंट अफेयर के वीडियो जो कि एड फ्री हैं वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके साथ साथ जितने भी हम करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर लेके आ रहे हैं या मंथली करंट अफेयर लेके आ रहे हैं, उसका पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप फ्री में कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दें हमारा एक और चैनल है एग्री मंत्रा 2.0, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको जॉब वीडियो मिलते रहते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर हम लाने का प्लान कर रहे हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे दूसरे चैनल से, ताकि आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू होती रहे, उसमें ब्रेक ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनियन मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर फ्लैग ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस वीक। तो यहाँ पर क्रॉप इंश्योरेंस वीक को हरी झंडी दिखाई गई है यूनियन मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये रिलेटेड है फसल बीमा योजना से। तो ये क्या है? क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन है, जिसमें अवेयर किया जाएगा किसानों को फसल बीमा योजना के बारे में, उसके लाभ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को पॉइंट टू पॉइंट दी जाएगी इस इंपॉर्टेंट वीक में, जो कि जुलाई के पहले वीक में इसको सेलिब्रेट किया गया था। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ड्यूरिंग दी क्रॉप इंश्योरेंस वीक एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एट 75 कैंपेन आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो यहाँ पर उन्होंने कैंपेन चलाया है जिसका नाम दिया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन किसी भी पॉइंट से पुटअप हो सकते हैं, इसलिए आपको कंटिन्यू बिना स्किप करे इस वीडियो को देखना है। यहाँ पर बात करेंगे तो भारत को स्वतंत्रता के 75 ईयर्स पूरे होने के उपलक्ष्य में ये वीक ऑर्गेनाइज किया गया है, ये कैंपेन चलाया गया है, जो कि रिलेटेड है फसल बीमा योजना से। अब यहाँ पर फसल बीमा योजना मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो रही है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए ये जो स्कीम है वो आपका 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया मोदी जी के द्वारा। मतलब हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपके टोटल 3 टाइप के क्रॉप कवर किए गए हैं, जिनका अलग अलग प्रीमियम है। उसके बेसिस पे यहाँ पर इंश्योरेंस होता है क्रॉप का। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हम खरीफ क्रॉप की बात करेंगे, अगर आपकी जो क्रॉप है वो खरीफ है तो यहाँ पर 2% का प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा एज ए फार्मर। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपकी फसल है रबी, ठीक है, अगर रबी फसल है आपकी, रबी क्रॉप है, तो उसके लिए आपको 1.5% का प्रीमियम पे करना होता है। और अगर आपकी जो फसल है वो एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप है तो उसके लिए 5% का प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। तो आपकी क्रॉप जो है वो इंश्योर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को अवेयर करने के लिए, किसानों को इसका बेनिफिट बताने के लिए ही इस वीक को, जिसका नाम क्रॉप इंश्योरेंस वीक रखा गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, ये आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। तो द एग्रीकल्चर मिनिस्टर आल्सो फ्लैग ऑफ IEC वैन विच विल कंटिन्यू टू एंगेज द फार्मर ऑन द प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना थ्रू आउट दी क्रॉप इंश्योरेंस वीक। तो यहां पर बात करेंगे तो IEC वैन क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो IEC वैन का मतलब है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन। तो आपने कई सारी वैन देखी होंगी जिसमें एक LCD लगी होती है, जिसमें मोशन पिक्चर चलती है, जिससे अवेयर किया जाता है किसानों को, लोगों को। उसी को हम क्या बोलते हैं? IEC वैन बोलते हैं। तो इस तरीके के वैन भी यहाँ पर ऑपरेट किए जा रहे हैं इस वीक में, ताकि किसानों को सहूलियत मिले और इस स्कीम के बारे में अच्छे से अवेयरनेस फैलाई जा सके, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करे अपनी क्रॉप को। वैसे आपको बता दें कि फसल बीमा योजना में कई सारे स्टेट ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर वॉकआउट किया था, जिन्होंने अपने किसानों को ये फ़ायदा लेने से मना किया था। जैसे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कई राज्य ऐसे थे जिन्होंने मना किया था कि हम इस स्कीम का, गुजरात हो गया, इस स्कीम का जो
बोल सकते हो जो प्रॉफिट है वो किसानों को काफ़ी कम मिल रहा है, इसीलिए उन्होंने मना किया था इस केंद्र सरकार की स्कीम का फायदा अपने किसानों को देने के लिए। लेकिन वेस्ट बंगाल बाद में मान गया था। छत्तीसगढ़ ने अपने किसानों के लिए एक अलग सी स्कीम प्रोवाइड की थी जहां पर 0% प्रीमियम पर वो अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रीवियस हमारे जो करंट अफेयर थे उसमें आपने जाना था। तो इतना आपको भी थोड़ा सा आइडिया रखना है कि इस वीक क्रॉप इंश्योरेंस वीक इनॉग्रेट किया गया, हरी झंडी उसको दिखाई गई है, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर PMBFY, तो यहाँ पर ई ब्राउचर भी लेकर आए और उसके साथ साथ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का बुकलेट भी उन्होंने जारी किया है। तो इस तरीके से इस स्कीम को और ज़्यादा एक्सपेंड करने का और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का जो मुहिम है वो यहाँ पर ली गई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि आपको याद रखना है। पहला करंट अफेयर हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आगे बात करेंगे तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेट नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड सेंटर एट ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इनॉग्रेशन किया है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड सेंटर का। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये किया गया है 1 जुलाई 2021। तो 1 जुलाई 2021 को इनॉग्रेशन किया गया नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। जैसा कि आपको बताया NHP क्या है, तो एक मैंडेटेड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हाईटेक कमर्शियल हॉर्टिकल्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। तो यहाँ पर आपको पता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और हाईटेक कमर्शियल हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ही नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वर्क करता है। अगर हम बात करेंगे NHP की, तो ये आपका सेटअप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर हम डेट की बात करेंगे तो अप्रैल 1984 में, ठीक है, अप्रैल 1984 में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड स्टैब्लिश किया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट आपको मिलते हैं जहाँ से क्वेश्चन कंफर्म बनने के चांसेस हैं। आपसे पूछ लेगा कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब स्टैब्लिश हुआ, या पूछ सकता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि हम सभी करंट अफेयर में कवर करते चलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पॉइंट और हैं, जैसे बात करेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री, जो कि डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने आप को हॉर्टिकल्चर सेक्टर में पिछले कुछ सालों से। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर PIB के सोर्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि MP जो है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल्स का कंट्री में और 5वां लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स के मामले में मध्य प्रदेश। तो ये भी आपको माइंड में थोड़ा सा रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही वीडियो टाइम से मिल सकें और आपकी जो एग्रीकल्चर की नॉलेज, जो कि करंट नॉलेज है, वो आपको मिलती रहे। आगे बात करेंगे उससे पहले आपको बता दें कि हमारा एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी है, एग्री मंत्रा नाम से आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ जाके आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो कि UPPSC DH और अदर पोस्ट के लिए हमने लॉन्च किए हैं, तो वो जाकर भी आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आगे बात करेंगे तो MSME मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट। तो यहां पर जैसा कि आपको बताया मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड MSME, जैसा कि मैंने आपको बताया MSME मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने यहाँ पर खुद को डिक्लेयर किया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट ऑन 6 जुलाई 2021। तो 6 जुलाई 2021 को उन्होंने खुद को ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया है खादी प्राकृतिक पेंट का। और आपको बता दें कि खादी प्राकृतिक पेंट इंडिया का पहला ऐसा पेंट है जो काव डंग से बनाया जाता है। गाय के गोबर से बनाया जाने वाला पहला पेंट है खादी प्राकृतिक पेंट। अब यहाँ पर खादी की बात आ रही है, थोड़ा सा आपको KVIC के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको बता दें द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। ये स्टेब्लिश हुआ था आपका 1956 में, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो चेयरमैन है वो है मिस्टर विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। मिस्टर विनय कुमार सक्सेना इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ KVIC, इतना आपको पता रखना है। और यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एम्पावरिंग द रूरल एंड एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, जैसा कि आपको बताया एग्रीकल्चर का GDP में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो उसको और बढ़ाने के लिए ही एग्रीकल्चर में जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो काव डंग हो या क्रॉप्स हो, उनको
ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है हमारे जीडीपी को बढ़ाने में। इसीलिए सभी कैबिनेट, जितने भी कैबिनेट हैं या जितने भी मंत्री हैं, उनका उद्देश्य रहता है कि एग्रीकल्चर को और बूस्ट किया जाए। तो इस तरीके के इनिशिएटिव लिए जाते रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पर एक और बात बता दें कि नितिन गडकरी जी ने अपने फार्म हाउस के लिए भी इसी पेंट को ऑर्डर किया है, ताकि वो खुद चाहते हैं कि पहले हम इसका यूज़ करें, ताकि लोग हमको देखकर इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे, श्री गिरिराज सिंह लॉन्चेस द ऑनलाइन कोर्स मोबाइल एप्लीकेशन मत्स्य सेतु फॉर फिश फार्मर। तो यहाँ पर फिश फार्मर्स के लिए हमारे यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने एक ऑनलाइन कोर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, मत्स्य सेतु उसका नाम है। ये लॉन्च किया गया 6 जुलाई 2021 को, ये भी आपको याद रखना है। इस एप्लीकेशन की डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये डेवलप किया गया है ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, जिसको ICAR सीफा के नाम से जानते हैं, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो फंडिंग सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको NFDB हैदराबाद में ये स्थित है, NFDB के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये फंडिंग प्रोवाइड करेंगे और ये यहाँ पर इन्होंने ये डेवलपर हैं इस एप्लीकेशन के, और 6 जुलाई को इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर बात करेंगे तो द ऑनलाइन कोर्स ऐप एम टू डिसिमिनेट द फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज टू द एक्वा फार्मर। तो जितने भी एक्वा फार्मर्स हैं उन तक फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज को पहुंचाने के लिए ही, उसको लेबोरेट करने के लिए ही इस ऑनलाइन कोर्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है मत्स्य सेतु। ठीक है, अब यहाँ पर मत्स्य की बात हो रही है तो एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, इसको 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डेट यहाँ पर याद रखनी है, सीधा पूछ लेता है। तो 10 सितंबर 2020 को इस इस योजना को लॉन्च किया गया, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने इसको किया है, डिजिटली लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना आ गया था, इसीलिए डिजिटली इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। और आगे आपको बता दें तो इसका जो टारगेट है वो बात कर लेते हैं। तो इसका टारगेट है टू एनहेंस फिश प्रोडक्शन बाई एडिशनल 70 लाख टन। तो यहाँ पर जो फिश का प्रोडक्शन है वो 70 लाख टन तक और बढ़ाना, और जिससे जो फिशरी प्रोडक्शन है उसको 1 लाख करोड़ तक ले जाना 2024-25 तक। ठीक है, तो 2024-25 तक 1 लाख करोड़ तक फिश का प्रोडक्शन यहाँ पर इसका उद्देश्य है। और आगे बात करेंगे तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को 20% से कम करके 10% पे लाना, ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा टारगेट सेट किया गया है, क्योंकि जो लॉसेस हो रहे हैं वो एक तरह से किसानों के लिए भी लॉसेस है और पब्लिक के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी लॉसेस ही है। तो उस लॉसेस को कम करना इसका उद्देश्य है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, ये भी यहाँ पर टारगेट सेट किया गया है। ये जब ये योजना लॉन्च की गई थी तो ये कुछ टारगेट्स होते हैं जो योजना लॉन्च करने के ही पॉइंट होते हैं कि इन पर उनको वर्क करना होता है, ताकि हम जो हमारे टारगेट हैं उनको अचीव कर सकें। और आपको बता दें कि 2020-21 से लेकर 2024-25 का जो 5 साल का पीरियड है, इसके लिए फिलहाल में जो बजट एलोकेट किया गया था वो कितना किया गया था, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा, जो कि हमने पिछले आपको करंट अफेयर में बताया था। तो वो है आपका 20,050 करोड़। ठीक है, तो 20,050 करोड़ रुपीज यहाँ पर बजट एलोकेट किया गया है 2020-21 से 2024-25 तक इस स्कीम के तहत। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें 10 सितंबर 2020 को ही एक एप्लीकेशन और लॉन्च किया गया मोदी जी के द्वारा, जिसका जो नाम था वो था ई गोपाला ऐप। जो नाम था वो क्या था, ई गोपाला ऐप। इसको भी लॉन्च किया गया है, जो कि जितने भी लाइव स्टॉक फार्मर्स हैं उनके लिए, उनको सारी इन्फॉर्मेशन उस एप्लीकेशन में प्रोवाइड की जाती है। काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ई गोपाला ऐप किस दिन लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। आगे बात करेंगे तो एक्सपोर्ट ऑफ GI सर्टिफाइड भालिया वीट फ्रॉम गुजरात बिगिन। तो यहाँ पर गुजरात के भालिया वीट, जिसको GI टैग भी मिल चुका है, सर्टिफिकेट मिल चुका है, इसका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो चुका है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो पहली शिपमेंट थी वो 7 जुलाई 2021 को चली गई। आगे बात करेंगे तो ये आपकी हमारे भारत से केन्या और श्रीलंका में ये शिपमेंट गई है। ठीक है, श्रीलंका और केन्या में इस शिपमेंट को एक्सपोर्ट किया गया है।
जो कि गुजरात से गई है। और आपको बता दें इससे होगा क्या, इससे वीट एक्सपोर्ट जो है वो बूस्ट करेगा। और आपको बता दें कि जो भालिया वैरायटी है वो वहाँ के भाल रीजन में बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। उसके साथ साथ अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, भावनगर और भारूच डिस्ट्रिक्ट में भी ये आपका ग्रो करता है। ये गुजरात में मेनली इस भालिया वीट की ज़्यादा ग्रोइंग होती है, आपको याद रखना है। और इसी का एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ है, जो कि पहली शिपमेंट यहाँ पर गई है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड भालिया वीट की। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो इस वीट की कुछ खासियत है जो आपको याद रखना है। तो इस वीट की जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि दिस वेराइटी इज ग्रोन इन रेनफेड कंडीशन विदाउट इरिगेशन। तो यहां पर इस गेहूं में आपको सिंचाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये रेनफेड कंडीशन में वर्षा आधारित होता है। वर्षा से ही ये फसल जो है वो पक जाती है, आपको अलग से इरिगेशन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट इस वैरायटी में नहीं होती, जिसको भालिया वैरायटी ऑफ वीट के नाम से जानते हैं। यहां पर बात करेंगे तो भालिया वैरायटी को जुलाई 2011 में जीआई सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि केन्या और श्रीलंका में पहली शिपमेंट जा चुकी है। आगे बात करेंगे तो इंडिया ईयू कॉर्पोरेशन इन एग्रीकल्चर वाज हेल्ड इन 7 जुलाई। तो 7 जुलाई को इंडिया और यूरोपियन, ठीक है, कॉर्पोरेशन इन एग्रीकल्चर के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हेल्ड हुई है, जिसमें जो मिनिस्टर थे वो कौन कौन से थे ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें थे श्री नरेंद्र सिंह तोमर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। उसके साथ साथ मेंबर ऑफ यूरोपियन कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर जिसका नाम है मिस्टर जानूस वोजिस्चोस्की। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये वर्चुअल मीट हुआ है 7 जुलाई 2021 को। यहाँ पर जो दोनों डिग्निटरीज हैं उन्होंने डिस्कस किया है ईयू कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी, जिसको सीएपी के नाम से जाना जाता है, और रीसेंट इंडिया मार्केट रिफॉर्म के बारे में ये मीटिंग रखी गई थी। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर टारगेट किया गया है ईयू फार्म टू फॉर्क स्ट्रेटेजी पे, यूएन फूड सिस्टम समिट और बायलेटरल कॉर्पोरेशन के बारे में, और G2 एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्रोसेस एंड फिक्सेशन ऑफ द मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट ऑफ, यहाँ पर बात करेंगे तो ट्राईसाइक्लाजोल के बारे में, यहाँ पर जो कि इंडियन बासमती राइस में ईयू के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरीके का यहाँ पर ये मीटिंग हेल्ड हुई है जो कि यूरोप और इंडिया के बीच में हुई है। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये आ जाएगा कि किस डेट को हुई है और किस किस के बीच में हुई है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। आगे बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कैबिनेट का विस्तार हुआ है, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो एग्रीकल्चर में अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं उनके कौन कौन मिनिस्टर हैं, कौन कौन चेंज किए गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो श्री परसोत्तम रूपाला जी को यहाँ पर चार्ज मिला है मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो कि 8 जुलाई को ये पदभार उनको यहाँ पर ग्रहण कराया गया है। और यहाँ पर आगे बात करेंगे तो डॉक्टर एल मुरुगन जिनको चार्ज मिला है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो कि 8 जुलाई को ही मिला है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं तो श्री गिरिराज सिंह को यहाँ पर चार्ज मिला है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। उसके साथ साथ यहाँ पर श्री फग्गन सिंह कुलास्ते जिनको यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का पदभार यहाँ पर दिया गया है। तो ये कैबिनेट का विस्तार हुआ है, काफ़ी मंत्री चेंज हुए हैं और नए चेहरों को यहाँ पर जगह दी गई है इस बार प्रधानमंत्री के कैबिनेट में। आगे बात करेंगे तो श्री पशुपति कुमार पारस को यहाँ पर चार्ज मिला है यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और अगर हम स्टेट की बात कर लेते हैं तो श्री प्रहलाद सिंह पटेल को यहाँ पर चार्ज मिला है एज ए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, अपने नोट्स में लिख लेना है। जितने भी यूनियन मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर जो चेंज हुए हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो कि एग्री मंत्रा कंटिन्यू आपको देता है और देता रहेगा। आगे बात करेंगे तो मिस शोभा करंदलाजे जो कि यहाँ पर उनको चार्ज मिला है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो कि 8 जुलाई को दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ श्री भगवंत खुबा जिनको यहाँ पर चार्ज दिया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, 8 जुलाई को दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। और आगे लास्ट करंट अफेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ यहाँ पर आगे आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन लेकर आए जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो यहाँ पर लास्ट करंट अफेयर है कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ पीएम मोदी न्यू कैबिनेट फोकस ऑन एग्रीकल्चर हेल्थ सेक्टर। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर पर और हेल्थ सेक्टर पे फोकस किया गया है
पीएम मोदी की जो नई कैबिनेट है उसकी पहली मीटिंग भी हो चुकी है, जो कि 8 जुलाई 2021 को हुई। तो यहाँ पर है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज न्यू यूनियन कैबिनेट ऑन 8 जुलाई टुक अ स्लू ऑफ डिसीजन विद अ फोकस ऑन द एग्रीकल्चर एंड हेल्थ सेक्टर। तो यहाँ पर कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई फैसले लिए गए इस पहली मीटिंग में, जो कि पीएम की न्यू कैबिनेट की मीटिंग थी। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कई बड़े डिसीजन लिए गए हैं, ठीक है, जिसमें पहला डिसीजन है कि इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का फंड क्लियर किया है फार्मर्स के लिए, जो मिलेगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एपीएमसी के थ्रू। और ये भी इन्होंने अनाउंस किया है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कोकोनट बोर्ड, तो यहाँ पर नारियल बोर्ड जिसको बोलते हैं, तो कोकोनट बोर्ड के पुनर्गठन की भी घोषणा की गई है इस पहली मीटिंग में। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड सेलिब्रेटेड द नेशनल फिश फार्मर डे वर्चुअली। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि नेशनल फिश फार्मर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये ईयर की 10 जुलाई, ठीक है, 10 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 10 जुलाई को हर साल नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात आती है कि किसकी मेमोरी में, तो ये साइंटिस्ट डॉक्टर KH अली कहनी एंड डॉक्टर HL चौधरी के मेमोरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो नेशनल फिश फार्मर डे है, इसको सॉलिडेरिटी विद द फिशर फॉक, फिश फार्मर एंड कंसर्न स्टेक होल्डर थ्रू आउट द कंट्री। तो यहाँ पर बात करेंगे तो जितने भी फिश फॉक हैं, फिश फार्मर्स हैं, उनके लिए ही इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड कब इस्टेब्लिश हुआ। तो ये 2006 को इस्टेब्लिश हुआ अंडर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में ये वर्क करता है। और एक और क्वेश्चन बन जाएगा नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, ये कब इस्टेब्लिश हुआ। तो ये आपका हुआ दिसंबर 1983 में, ठीक है। तो 1983 दिसंबर में इस्टेब्लिश हुआ है। और ये किसके प्रोडक्शन में काम करता है, ICAR के प्रोडक्शन में ही काम करता है। तो यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेजेंट में यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग कौन है। तो श्री परषोत्तम रूपाला जी हैं, जो कि अभी आपको पता है नई कैबिनेट का विस्तार हुआ है। तो यहाँ पर सभी मंत्री मोस्टली चेंज किए गए हैं। तो यहाँ पर नया मंत्री बोल सकते हो चुना गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग के लिए। तो यहाँ पर परषोत्तम रूपाला जी हैं। और अगर हम बात करेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो वो हैं आपके श्री L मुरुगन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये इस टाइम मतलब इस प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया जब नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड ने नेशनल फिश फार्मर डे वर्चुअली सेलिब्रेट किया था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस करंट अफेयर के बारे में और जितने भी फिशरी बोर्ड हैं और जितने भी आपके नेशनल ब्यूरो फिश जेनेटिक रिसोर्स है वहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है इंडिया एक्सपेंड मैंगो एक्सपोर्ट फुटप्रिंट टू न्यूअर कंट्रीज, GI सर्टिफाइड फाजिल मैंगो शिप टू बहरीन। तो बहरीन देश में हमारे भारत का GI सर्टिफाइड फाजिल मैंगो शिप किया गया है। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि ये कितना एडवांटेजियस रहता है, क्योंकि इंडिया ने कई फील्ड में अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया है। तो देखने वाली बात होगी कि ये जो स्टेप है वो कितना फ्रूटफुल रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मैंगो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए ही ये कदम उठाया गया है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जितने भी आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वहाँ पर अगर हम उसको कवर करें तो वहाँ पर एक्सपोर्ट ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और ये जो कंसाइनमेंट है फाजिल मैंगो का, ये भेजा गया है कहाँ पे, बहरीन। आपको देश याद रखना है, बहरीन देश में, जो कि वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट का ये आम है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हम जानने वाले हैं कि कौन कौन से स्टेट से कहाँ से कौन कौन सा आम जिसको GI टैग मिल चुका है और वो एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंसाइनमेंट है फाजिल मैंगो का, ये एक्सपोर्ट किया गया है एपीडा के द्वारा। अब यहाँ पे एपीडा से कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। तो एपीडा की पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका पूरा नाम है। अगर हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट की, तो ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 13 फरवरी 1986, 1986 13 फरवरी को ये इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है।
आगे अगर हम बात करेंगे तो ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, पीटा के द्वारा। डीएम एंटरप्राइजेस उसने एक्सपोर्ट किया है जो कि कोलकाता का है, और ये इंपोर्ट किया गया है, वो किया गया है अल जाजीरा ग्रुप जो कि बहरीन का है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है जैसे सभी देशों में होता है। आगे बात करेंगे तो कुछ 9 वेराइटीज हैं जो एक्सपोर्ट की जा चुकी हैं जिनमें जीआई सर्टिफाइड भी हैं। जैसे बात करेंगे अगर हम तो क्षीर सापाती एक आपका मालदा वेस्ट बंगाल का आम है, ठीक है, उसके साथ लखनभोग जो कि मालदा वेस्ट बंगाल का है, फाजिल वैरायटी ये भी मालदा वेस्ट बंगाल की है, दशहरी जो कि मलिहाबाद हमारे उत्तर प्रदेश की है, और उसके बाद आम्रपाली एंड चौसा जो कि मालदा वेस्ट बंगाल से रिलेट करती है, उसके साथ साथ लंगड़ा नादिया वेस्ट बंगाल। ये कुछ ऐसे हैं जो जीआई सर्टिफाइड मैंगो वैरायटीज़ हैं जिनको एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है, और इस बार एंट्री की है फाजिल वैरायटी ने। इतना आपको याद रखना है। अब थोड़ा मैंगो की रिगार्डिंग थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आ जाएगा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री मैंगो का प्रोडक्शन करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है मैंगो का। अगर हम ऑन एन एवरेज निकालें तो अराउंड 20 मिलियन टन, ठीक है, 20 मिलियन टन यहाँ पर प्रोडक्शन होता है मैंगो का सालाना इंडिया से। और मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, तो मैंगीफेरा इंडिका है। और ये भी आपको याद रखना है कि ये बहरीन देश में आपका जो फाजिल वैरायटी है ये एक्सपोर्ट किया जाएगा। एपीडा इसका एक्सपोर्टर है, ये भी आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंगो के रिगार्डिंग मिल गई होगी। आगे बात करेंगे तो यहां पे बात कर लेते हैं श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, जिन्होंने यहां पर अपना चार्ज एज्यूम किया है एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन न्यू दिल्ली। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये अब मंत्री बन चुके हैं और इनको चार्ज मिल चुका है एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। यहाँ पर उन्होंने चार्ज एज्यूम करने से पहले एक ट्री की सैपलिंग लगाई है, ठीक है, अपने प्रेमिसेस में जो कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है वहाँ पर। उसके साथ ही इन्होंने अपना जो कार्यभार है वो ग्रहण किया है। और आपको बता दें कि उन्होंने पीएम मोदी का थैंकफुल बोला है इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को देने के लिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो ISFR, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR जो है 2019 में आई, ठीक है, हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आपको याद रखना है। तो अगर हम एरिया वाइज बात करेंगे तो फॉरेस्ट कवर किस स्टेट का ज़्यादा है भारत में, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको बता दूं जो आपका पहला स्टेट है जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर रखता है एरिया वाइज बात करेंगे तो वो है MP, ठीक है, मध्य प्रदेश। सेकंड पे अगर हम बात करेंगे तो वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। थर्ड पे अगर हम बात करें तो वो है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ है। और 4 पे अगर हम बात करके चलें तो उड़ीसा और देन महाराष्ट्र, ठीक है, ये उड़ीसा हो गया और ये महाराष्ट्र हो गया। तो ये आपके टोटल टॉप 5 स्टेट्स हैं जो फॉरेस्ट कवर के मामले में सबसे आगे हैं। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, ये भी आपको याद रखना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर परसेंटेज वाइज कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर रखता है, तो वो है मिजोरम, ठीक है। कौन सा है, मिजोरम है, जो कि टोटल का 85.4, ठीक है, 85.4 परसेंटेज एरिया कवर करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश जो कि 79.6% कवर करता है, ये भी आपको याद रखना है। देन यहाँ पर थर्ड नंबर पे जो स्टेट है वो है मेघालय जो कि लगभग 76.33% कवर करता है। उम्मीद करते हैं परसेंटेज वाइज भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो इजीली आप कर पाओगे। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत का टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है, तो वो आपका है 7,12,249 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 7,12,249 किलोमीटर स्क्वायर इज द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द आवर इंडिया, ठीक है, ये भी याद रखना है। और आगे अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो एरिया है वो हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 21.67, ठीक है, 21.67% एरिया है हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का जो कि फॉरेस्ट कवर रखता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 200 लाइक्स का। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सभी फ्रेंड को शेयर करें ताकि इंपॉर्टेंट
सेशन जो है वो छूट ना पाए और सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आगे बात करने से पहले आपको बता दें कि यूपीपीएससी कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विस एग्जाम, यूपीपीएससी डीएचओ और अदर पोस्ट के लिए मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुके हैं हम लोग। हमारे एप्लीकेशन जो कि एक एंड्रॉयड ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। वहां पर आपको 15 मॉक टेस्ट ये मिल जाएंगे, जिसमें 120 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जनरल स्टडी के 40 एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके प्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जिन्होंने भी इस एग्जाम के फॉर्म को फिल किया और एग्जाम देने वाले हैं, 1 अगस्त को एग्जाम है, तो आप इस मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम को काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप लेवल चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर बात करेंगे तो 299 की जगह केवल आपको ये मिलेगा 199 रुपीज़ में। तो काफ़ी स्टूडेंट ले चुके हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर रहे हैं और आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है वो भी अच्छा करने की पूरी उम्मीद है इस मॉक टेस्ट के साथ में। तो अगर आप चाहते हैं तो आप जाकर हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन से इसको परचेज कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो इंडिया ने एमओयू साइन किया है बांग्लादेश के साथ, ताकि वो 10 लाख बेल एनुअली एक्सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पर लगभग 10 लाख कॉटन बेल एक्सपोर्ट की जाएंगी बांग्लादेश को। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन होगा, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो सीसीआई कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसके चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल। उन्होंने यहाँ पर बोला है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन होगा और ये एमओयू बहुत जल्द साइन होने वाला है। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, लेकिन इससे कॉटन के जितने भी फार्मर्स हैं उनको हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर अगर हम कॉटन आउटपुट की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सीसीआई 2020-21 का जो रिवाइज कॉटन प्रोडक्शन है वो है 356 लाख बेल। अब यहाँ पर बेल की बात आती है तो कॉटन की जो बेल होती है वो 170 केजी की होती है और जूट की जो बेल होती है वो 180 केजी की होती है। तो यहाँ से भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉटन की बेल कितने केजी की होती है या फिर जूट की बेल कितने केजी की होती है। अब आपको बता दें कॉटन में वर्ल्ड का कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो वो हमारा भारत है। इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है 2020-21 के डेटा की अगर हम बात करेंगे, जो कि ओवरऑल का 22% रखता है। ठीक है, जो टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन होता है उसका 22% भारत एनुअली प्रोडक्शन करता है कॉटन का, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो एपीडा और नाफेड के बीच में भी एक एमओयू साइन किया गया है, जिससे एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और उसको स्ट्रेंथ मिलेगी जितने भी फार्मर कोऑपरेटिव हैं और एफपीओज हैं उनको। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए ही जितने भी एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट कोऑपरेटिव हैं या फिर जितने भी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है उनकी हेल्प के लिए ये कदम उठाया गया है। और ये आपका एमओयू साइन हुआ है एपीडा। एपीडा मतलब एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके बारे में मैंने सारी डिटेल अभी आपको बताई है। और दूसरा है नाफेड, जो कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो नाफेड का थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। नाफेड आपका 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1958 में इस्टेब्लिश किया गया है। इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाफेड। यहाँ पे बात करेंगे तो ये किया जा रहा है द एमओयू ऑल्सो एनविसेज ensuring sustainability and growth of export by cooperative by addressing issues such as technology, skills, quality product and market access। तो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, स्किल्स एनहेंस करना, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना और मार्केट एक्सेस करना ही इसका उद्देश्य है, जिससे जो एक्सपोर्ट है उसका जो पोटेंशियल है वो एनहेंस कर पाए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे तो 15.30 लाख मेट्रिक टन फ्री फूड ग्रेन लिफ्टेड बाई 31 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना फेज 4। तो अभी तक टोटल यहाँ पर 4 फेज आ चुके हैं इस योजना के। इस योजना की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो मार्च 2020 में, ठीक है, मार्च 2020 में ये योजना लॉन्च की गई थी मोदी जी के द्वारा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो दाल देने की घोषणा की गई थी। तो जो पहला फेज था, ठीक है, पहले फेज की अगर हम बात करेंगे तो वो चला था अप्रैल, मई प्लस जून, ये 3 महीने में यहाँ पर
पहला जो फेज़ था वो चला, फिर बीच में और सेकंड और थर्ड फेज़ चले। अभी जो जुलाई से स्टार्ट हुआ है वो फोर्थ फेज़ हुआ है, क्योंकि कोविड-19 में जो गरीब लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है उनके लिए एक तरह का मुफ्त राशन प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर बोल सकते हो मोदी जी के द्वारा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर 5 मंथ। तो अब ये 5 मंथ के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है, जुलाई से लेकर नवंबर 2021 तक। तो ये जुलाई से नवंबर तक ये स्कीम चलने वाली है, और यहाँ पर लगभग 198.79 लाख मेट्रिक टन फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अभी तक 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब क्या इसमें 28 स्टेट हैं और जो आपकी 8 हैं वो यूनियन टेरिटरी हैं। तो ये टोटल हो गए 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी द्वारा 78.26 लाख मेट्रिक टन फ्री फूड ग्रेन लिफ्ट किया गया है अभी तक, लेकिन अभी ये नवंबर तक चलेगा। तो जो टारगेट है टोटल इतना लोगों को प्रोवाइड करना है इस स्कीम के तहत। यहाँ पर FCI काफ़ी हेल्प कर रहा है इस फूड ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करने में। और अगर हम बात करेंगे तो 4005 फूड ग्रेन रैक अभी तक लोड की जा चुकी हैं FCI के द्वारा सिंस 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 तक 4005 फूड ग्रेन रैक लोड की जा चुकी हैं अंडर PMGKAY 4 फेज, जुलाई से लेकर नवंबर 2021 तक ये चलेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं तो इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन वॉज इनॉग्रेटेड इन देहरादून उत्तराखंड ऑन 11 जुलाई 2021। तो 11 जुलाई 2021 को भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड के देहरादून में। तो ये गार्डन जो है वो देहरादून के देववन, जो कि आपका चक्राता में पड़ता है, जो कि जिसकी हाइट है 9000 फीट। ये जो साइट है वो इसलिए चूज की गई है क्योंकि वहाँ पर जो पॉल्यूशन लेवल है काफ़ी कम है, और वहाँ की जो कंडीशन है वो मॉइस्ट कंडीशन है, मतलब नमी वाला वहाँ पर एनवायरनमेंट है। और इस स्पीसीज को ग्रो करने के लिए नमी वाला जो एरिया होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, वो बहुत हेल्प करता है। क्योंकि क्रिप्टोगेमिक अभी हम जानने वाले हैं क्या है। तो क्रिप्टोगेम इज अ प्लांट दैट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। तो यहाँ पर बात करेंगे तो क्रिप्टोगेमी उन प्लांट्स को कहते हैं जिनमें प्रजनन बीजाणुओं मतलब स्पोर्स की सहायता से होता है। क्योंकि यहाँ पर जो क्रिप्टोगेम है, क्रिप्टो शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा से जिसका मतलब होता है गुप्त, और गैमिस का मतलब होता है विवाह। तो यहाँ पर इसमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें जब वो होता है तो यहाँ पर बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि द वर्ड क्रिप्टोगेमी इंप्लाइज हिडन रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये हिडन रिप्रोडक्शन होता है, रेफरिंग द फैक्ट दैट दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सीड और फ्लावर। तो ये कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कोई भी सीड या फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए इनको फ्लावरलेस बोला जाता है, सीडलेस प्लांट बोला जाता है और लोअर प्लांट भी बोला जाता है। इनको सर्वाइव करने के लिए मॉइस्ट एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, और जहाँ भी एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल प्लेसेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये आपको देखने को इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा आपको एक और बात बता दूं कि इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका थैलोफाइट होता है, एक ब्रायोफाइट होता है, और एक आपका टेरिडोफाइट होता है। तो आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना सा जानना है कि ये जो प्लांट होते हैं वो प्रजनन बीजाणुओं के द्वारा करते हैं, मतलब टिनी स्पोर्स होते हैं उनके द्वारा इनका प्रजनन होता है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लावरलेस बोलते हैं, सीडलेस बोलते हैं और लोअर प्लांट्स बोलते हैं। ये 11 जुलाई को किया गया था, ये भी याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कहाँ पे किया गया, किस दिन किया गया, और आपका क्रिप्टोगेमी क्या होता है, कितनी हाइट पर है, किसके द्वारा ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि मैंने आपको इस सेशन में, इस करंट अफेयर में बताएं। आगे बात करेंगे, आसाम काउ प्रोटेक्शन बिल बैन सेल ऑफ बीफ विद इन 5 किलोमीटर रेंज ऑफ टेम्पल। तो टेम्पल के 5 किलोमीटर की रेंज में जो गाय का मांस है या उससे बने कुछ प्रोडक्ट हैं वो सेल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आसाम ने एक काउ प्रोटेक्शन बिल 2021 पारित किया है अपने विधानसभा में। यहाँ पर बात करेंगे तो अ न्यू बिल टू प्रोटेक्ट कैटल टेबल इन आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 12 जुलाई। तो आपको याद रखना है 12 जुलाई 2021 को ये विधानसभा में पेश किया गया, ये भी आपको याद रखना है, जो कि एक नया बिल है काउ कैटल्स की प्रोटेक्शन के लिए। जो पेश किया है वहाँ के जो CM हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, हिमंता विश्वा शर्मा, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे ये बिल पेश किया है।
और सेल एंड परचेज ऑफ बीफ और बीफ प्रोडक्ट इन एरियाज predominantly inhabited by Hindu, Jain, Sikh and other non-beef eating community or within a radius of 5 किलोमीटर of temple। तो यहाँ पे बात की गई है कि जहाँ भी हिंदू, जैन, सिख या फिर जितने भी नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटीज़ रहते हैं वहाँ पे, उसके साथ साथ मंदिर के 5 किलोमीटर की रेडियस में बीफ या बीफ प्रोडक्ट बेचना या खरीदना बैन हो जाएगा इस बिल के पारित होने के बाद। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका जो यूनिक एस्पेक्ट है वो इस असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल का ये है कि ये रेगुलेट करेगा स्लॉटरिंग को और कंजप्शन को, और उसके साथ साथ इलीगल ट्रांसपोर्टेशन को रोकेगा। ठीक है, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई इस बिल को वायलेट करता है, अगर इसका उल्लंघन करता है, तो उनको 3 से 8 साल की जेल का प्रावधान है और 3 से 5 लाख का यहाँ पर फाइन, जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये यहाँ पर बात की गई है इस बिल में। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर काउ से रिलेटेड कुछ 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला, एक कंट्रीज फर्स्ट काउ कैबिनेट वॉज सेटअप बाई विच स्टेट, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने काउ कैबिनेट का गठन किया था कुछ समय पहले, जिसको गौ कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बन सकता है कि गोधन न्याय योजना किस राज्य ने चलाई है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने चलाई है 20 जुलाई। ठीक है, 20 जुलाई 2020 को ये स्कीम स्टार्ट की गई, जिसके तहत जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो किसानों से जितने भी लाइव स्टॉक करते हैं, जितने भी पशुपालन करते हैं, उनसे 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उनका गोबर खरीदेगी, उसको प्रोसेस करेगी, देन कम रेट में, ठीक है, कम रेट में किसानों को और मार्केट में अवेलेबल कराएगी। तो ये स्कीम है छत्तीसगढ़ सरकार की, 20 जुलाई 2020 को लॉन्च की गई, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर एड्रेस अ वेबिनार ऑन 40th फाउंडेशन डे ऑफ नाबार्ड। तो नाबार्ड के 40वें स्थापना दिवस के दौरान यहाँ पर एक वेबिनार एड्रेस किया गया, जो किया नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं। यहाँ पर बात करेंगे तो फोकस किया गया है स्मॉल और मीडियम फार्मर्स पे, क्योंकि वही मेन उद्देश्य है गवर्नमेंट का कि उन फार्मर्स को बचाया जाए और उनसे ज़्यादा उनकी हेल्प करके, क्योंकि वही ऐसे फार्मर्स हैं जो प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। आगे बात करेंगे तो उन्होंने बताया कि जो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम है उसके तहत 1.35 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, जो भी लोग लाभार्थी हैं उनके, और लगभग 11 करोड़ फार्मर को फायदा मिला है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो नाबार्ड ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसमें डिसवर्स किए लगभग 50,000 करोड़ रुपए स्टेट मार्केटिंग एसोसिएशंस को। यहाँ पर 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपको बताया गया था, ये घोषित किया गया है। इसके तहत यहाँ पे जितने भी आपकी लॉसेज होते हैं हॉर्टिकल्चर में, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं, उसको कम करने के लिए ही इस फंड को लाया गया है। और आपको बता दें कि गवर्नमेंट अभी तक 3% इंटरेस्ट पे, जो कि सालाना है, लोन प्रोवाइड करती है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि केसीसी के थ्रू फार्मर ले सकता है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे नाबार्ड की बात आती है, थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके जो चेयरमैन है प्रेजेंट में डॉक्टर GR चिंताला, गोविंदा राजुलू चिंताला इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। किस कमेटी की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना हुई, तो क्राफी कार्ड कमेटी है। इसका पूरा नाम आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्राफी कार्ड कमेटी, जो कि आपको बता दें कि क्राफी कार्ड कमेटी के ही प्रेसिडेंट थे बी सुब्रमण्यन। काफ़ी लोग बोलते हैं कि बी सुब्रमण्यन कमेटी की सिफारिश पर, तो ऐसा नहीं था। क्राफी कार्ड कमेटी की सिफारिश पे नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे बी सुब्रमण्यन। ठीक है, कंफ्यूजन को दूर कर लेना। और एक और क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द इनिशियल कॉर्पस ऑफ नाबार्ड बैंक, तो यहाँ पर 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ इज द इनिशियल कॉर्पस फॉर नाबार्ड बैंक, ये भी आपको याद रखना है। और आज का लास्ट करंट अफेयर, उसके बाद बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो यहां पर बात करेंगे तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव रीअलाइनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग स्कीम एंड स्पेशल लाइव स्टॉक पैकेज। तो यहां पर बात करेंगे तो ये 14 जुलाई को किया गया है। तो यहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 54,618 करोड़ के निवेश का लाभ उठाने के लिए पशुपालन और डेयरी योजनाओं और विशेष पशुधन पैकेज विभाग के विभिन्न घटकों को संशोधित और दोबारा व्यवस्थित करने की मंजूरी यहाँ पे दे दी गई है, ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ यहाँ पर
फाइनेंशियल कमिटमेंट है 9,800 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आने वाले 5 सालों में, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2021-22 से। ये आपको सबसे पहले बात करेंगे तो इंडियाज फर्स्ट ग्रेन एटीएम सेटअप इन गुरुग्राम हरियाणा। तो हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम मतलब अनाज एटीएम स्थापित किया गया है। तो जान लेते हैं इसके बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर है। यहां पर बात करेंगे तो हरियाणा स्टेट में भारत का ऐसा पहला यूनिक इनिशिएटिव लिया गया है जहां पर ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा में गुरुग्राम है, वहां के एक प्लेस है जिसके बारे में हम बात कर लेंगे, वहां पर ग्रेन एटीएम स्टैब्लिश किया गया है, स्थापित किया गया है। अब जान लेते हैं ये ग्रेन एटीएम, इसका नाम क्या है। तो इस मशीन का नाम है अन्नपूर्ति। ठीक है, यहां पर आप नाम देख पा रहे होगे, तो अन्नपूर्ति इसका नाम है, जो कि गुरुग्राम के फारूक नगर में सेटअप किया गया है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे तो जो अन्नपूर्ति है ये डिस्पेंस करता है लगभग 70 केजी ग्रेन्स को 5 मिनट में, मतलब 5 मिनट में ये लगभग 70 किलो अनाज को डिस्पेंस करेगा। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि आपको क्या करना है, उसमें मनी इनपुट करना है, उसके साथ आपको वहाँ पर क्या होगा, उसके साथ आपको वहाँ पर ग्रेन अवेलेबल हो जाएगा। जैसे एटीएम से कैश अवेलेबल होता है एटीएम लगाने पर, ऐसे ही आपको यहाँ पर ग्रेन अवेलेबल कराया जाएगा, जो कि भारत का पहला ऐसा एटीएम है जो ग्रेन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 3 तरह के फूड ग्रेन आपको इस एटीएम में अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पर है आपका व्हीट, राइस, मिलेट, मतलब 3 तरह के यहाँ पर फूड ग्रेन हैं जो इस एटीएम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इतना आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या है और कितना डिस्पेंस करता है और भारत के किस स्टेट में और उस स्टेट के किस प्लेस में इसको सेटअप किया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इस करंट अफेयर को आपके लिए रखा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च्ड किसान सारथी ऐप। तो यहां पर हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है किसान सारथी ऐप। तो जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो ये जो ऐप है इसको 16 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। ये जो किसान सारथी ऐप है ये एक एक्सक्लूसिव ऐप है हमारे फार्मर्स के लिए, जिसकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी और उसके साथ साथ अदर रीजनल लैंग्वेज में भी ये अवेलेबल की जाएगी। मतलब है कि जितनी भी स्टेट है उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी इस एप्लीकेशन को अवेलेबल कराया गया है, उसके साथ साथ हिंदी में भी अवेलेबल कराई गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, आपको डेट याद रखना है, उसका नाम याद रखना है और कब लॉन्च की गई उसकी डेट भी याद रखनी है। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो दिस ऐप विल इनेबल फार्मर टू इंटरेक्ट एंड गेट पर्सनलाइज एडवाइजरीज ऑन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड फील्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम साइंटिस्ट ऑफ केबीके। तो केबीके के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनसे डायरेक्ट टच बनाने के लिए ही ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जो जितने भी साइंटिस्ट हैं और फार्मर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो घर बैठे पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ पे लाइव कॉल्स का भी अरेंजमेंट है, फार्मर रजिस्ट्रेशन अपना कर सकता है, मैसेज भेज सकता है और कई सारे अदर फैसिलिटीज हैं जो कि एग्रीकल्चर में बोल सकते हो हेल्प करने के लिए काफ़ी काम आने वाली हैं। तो ये जो ऐप है बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर जो कि एग्रीकल्चर के हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको करंट अफेयर पसंद आ रहा है, अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 200 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर, काजल चक्रवर्ती विंस नॉर्मन बोरलॉग नेशनल अवार्ड। तो यहां पर नॉर्मन बोरलॉग नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है काजल चक्रवर्ती को। तो जान लेते हैं काजल चक्रवर्ती कौन है। तो ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको CMFRI के नाम से जाना जाता है। तो डॉक्टर काजल चक्रवर्ती को ये जो अवार्ड है उससे नवाजा गया है, नॉर्मन बोरलॉग नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एग्रीकल्चर रिसर्च। तो एग्रीकल्चर रिसर्च में एक्सीलेंट वर्क करने के लिए ही इस अवार्ड को दिया जाता है, जो कि इस बार मिला है डॉक्टर काजल चक्रवर्ती को। यहां पर अगर हम बात करेंगे
तो ये आईसीआर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है एट दी 93rd, मतलब 93वां जो आईसीआर फाउंडेशन डे था 16 जुलाई को। आपको पता होगा आईसीआर की जो स्थापना हुई थी 16 जुलाई को हुई थी। तो यहाँ पर बात करेंगे तो 16 जुलाई को 93rd आईसीआर फाउंडेशन डे के दौरान आईसीएआर के द्वारा काजल चक्रवर्ती को ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया। यहाँ पर थोड़ा सा इस अवार्ड के बारे में जानेंगे और नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि नॉर्मन ई बोरलॉग वाज अ अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट। तो ये क्या थे, एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे जो कि एग्रीकल्चर में कंटिन्यू उन्होंने अपना योगदान दिया है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में इनका काफ़ी हाथ रहा है, इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, और इसीलिए इनको गॉड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड लेवल पे, तो वो है नॉर्मन ई बोरलॉग। और इंडिया लेवल की बात करेंगे तो एम एस स्वामीनाथन इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। यहाँ पर बात करेंगे तो इनको 1986 में, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है और एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। 1986 में इनको वर्ल्ड फूड प्राइज से भी नवाजा गया, जिसके तहत एनुअली उनको $2.5 लाख प्रोवाइड किए गए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ इनको नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। ठीक है, ही ऑल्सो अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो एक और पॉइंट है, जैसे हमने बताया आपको कि 1986 में नॉर्मन ई बोरलॉग को यहां पर एक प्राइज दिया गया वर्ल्ड फूड प्राइज। अब 2020 में वो प्राइज, मतलब वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 में किसको दिया गया, जो कि हमने पिछले करंट अफेयर में कवर किया था, तो वो थे डॉक्टर रतन लाल। रतन लाल को 2020 का यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको रिलेशन में इंटरेक्ट करके एक दूसरे पॉइंट से इंटर रिलेशन करके ही आपको याद करने पड़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम को काफी हेल्प करेंगे। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर प्रेजेंटेड द अवार्ड थ्रू अ वर्चुअल सेरेमनी। तो ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई है ये एक वर्चुअल सेरेमनी थी 93rd आईसीआर फाउंडेशन डे के दौरान। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 3 अदर साइंटिस्ट को भी, जो कि CMFRI के साइंटिस्ट हैं, उनको भी यहाँ पर अवार्ड दिए गए हैं इस सेरेमनी के दौरान। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर सेकंड एडवांस एस्टीमेट रिलीज कर दिया गया है रिगार्डिंग एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप फॉर द ईयर 2020-21। तो कहने का मतलब है 2020-21 के लिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का कितना एरिया शोइंग और कितना प्रोडक्शन हुआ, ये यहाँ पर रिलीज किया गया है, जो कि सेकंड एडवांस एस्टीमेट है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 2019-20 का फाइनल एस्टीमेट कितना था, 2020-21 का फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट कितना था, और 2020-21 का सेकंड एस्टीमेट एडवांस एस्टीमेट कितना है, जो कि अभी जस्ट रिलीज किया गया है। यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एरिया की। तो एरिया आपका मिलियन हेक्टेयर में है। तो 2019-20 का जो फाइनल था वो था 26.48 मिलियन हेक्टेयर में यहाँ पर शोइंग हुई है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की। 2020-21 का जो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट है उसमें 27.08 मिलियन हेक्टेयर की शोइंग हुई है, जो कि रिकॉर्ड शोइंग है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 2020-21 का जो सेकंड एडवांस एस्टीमेट है उसके अकॉर्डिंग 27.23 मिलियन हेक्टेयर की रिकॉर्ड शोइंग हुई है इस बार। आगे बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन यहाँ पर मिलियन टन्स में दे रखा है। तो 2019-20 में जो प्रोडक्शन था हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का वो था 320.47 मिलियन टन्स, जो कि 2020-21 मतलब 2021 का जो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट था उसके अकॉर्डिंग 326.58 मिलियन टन था। और अभी जो लेटेस्ट डेटा रिलीज हुआ है अकॉर्डिंग टू सेकंड एडवांस एस्टीमेट, तो यहाँ पे 329.86 मिलियन टन रहा है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप्स का एरिया शोइंग और प्रोडक्शन कितना रहा है, जो कि लेटेस्ट डेटा अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है। इतना आपको पता रखना है। आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, अमेजॉन टू प्रोक्योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे अब जो अमेजन ई कॉमर्स कंपनी है वो अब क्या करेगी, हिमाचल प्रदेश में फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रोक्योर करेगी, खरीद करेगी। तो यहाँ पर बात करें
तो यहाँ पर है अमेजॉन विल नाउ प्रोक्योर एप्पल, स्टोन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एप्पल, उसके साथ साथ स्टोन फ्रूट्स और वेजिटेबल को प्रोक्योर कर रही है अमेजन कंपनी। यहाँ पर बात करेंगे तो जस्ट 2 days बैक अमेजन हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट कलेक्शन सेंटर इन बलाग। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बलाग में पहला कलेक्शन सेंटर कुछ दिन पहले ही सेटअप किया है अमेजन ने, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो नरेश शर्मा हैं जो कि हेड हैं शिमला एंड किन्नौर एपीएमसी के, उन्होंने बोला है कि इसके आने से जितने भी फार्मर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी और यहाँ पे उनको एक फेयर प्राइस प्रोवाइड किया जाएगा। फेयर प्राइस मतलब है कि उनका जो रेम्यूनरेशन है, ठीक है, जितना भी उनका पारिश्रमिक है और जितनी भी उनकी लागत है उससे ज़्यादा उनको यहाँ पर कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। जिससे होगा क्या कि उनका जो लाइफ सर्वाइवल है वो इजी हो जाएगा और फार्मर इजीली क्रॉप को ग्रो कर सकता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट मिलेगा तो वो अच्छे से क्रॉप ग्रो कर पाएगा। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है अमेजॉन के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। पंजाब वेव्स ₹590 करोड़ फार्म डेप्ट लोन फॉर लेबरर्स एंड लैंडलेस फार्मिंग कम्युनिटी। तो पंजाब सरकार ने वहाँ के जितने भी लेबरर्स हैं और लैंडलेस फार्मिंग कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ऋण माफ़ी स्कीम चलाई है, जिसके तहत 590 करोड़ रुपए ऋण माफ़ किया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जान लेते हैं इसके बारे में। तो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है वेवर ऑफ 590 करोड़ वर्थ ऑफ लोन अंडर दी फार्म डेप्ट। तो यहाँ पे फार्म डेप्ट वेवर स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत जितने भी फार्म लोन हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर माफ़ किया जाएगा। जितने भी लेबरर्स हैं और लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर ये सुविधा मिलने वाली है। तो आगे जान लेते हैं। तो इस ऋण माफ़ी से जो भी आपकी PACS हैं, मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर हैं जिसके थ्रू वो लोन लेते हैं, मतलब लगभग 2,85,325 मतलब 2,85,325 मेंबर्स को यहाँ पर डायरेक्टली प्रॉफिट मिलने वाला है इस वेवर स्कीम से, जो कि पंजाब सरकार ने अनाउंस की है। यहाँ पर बात करेंगे तो इस वेवर स्कीम के आने से लगभग 20,000 पर मेंबर को यहाँ पर रिलीफ मिलने वाला है। मतलब है कि एक मेंबर का लगभग 20,000 रुपये माफ़ करने जा रही है पंजाब सरकार। तो ये भी उनके हित में काफ़ी बड़ा कदम है, जो कि कहीं ना कहीं फार्मिंग कम्युनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता रखना है कि भी हाल ही में किस स्टेट ने डेब्ट वेवर स्कीम लॉन्च की है, या ये आ सकता है कि फार्म डेब्ट वेवर स्कीम फिलहाल में लॉन्च करने वाला स्टेट कौन सा है। तो आपको याद रखना है पंजाब ने की है। कितने की है? तो 590 करोड़ रुपए का जो ऋण है वो माफ़ किया है इस बार पंजाब सरकार ने। आगे बात करेंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र साइन MOU विद नाबार्ड। तो यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक MOU साइन किया है नाबार्ड बैंक के साथ। तो जान लेते हैं ये MOU क्यों साइन किया गया और कब साइन किया गया। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र साइन MOU विद नाबार्ड ऑन 16 जुलाई 2021। तो 16 जुलाई 2021 को ये MOU साइन किया गया नाबार्ड के साथ में। यहाँ पे बात करेंगे तो इस MOU के साइन होने से क्या होगा, टू बूस्ट ऑनगोइंग डेवलपमेंट इनिशिएटिव लिंक टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे ये प्रायोरिटी चेक की जाएगी कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है कि वहाँ पर हम ऋण दे पाएँ, मतलब नाबार्ड ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर पाए, डेट प्रोवाइड कर पाए, ताकि वहाँ का डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि नाबार्ड का भी उद्देश्य यही है कि जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर लोन प्रोवाइड करना, वहाँ पर बजट देना, ताकि उन सेक्टर्स को, उन एरियाज़ को अपग्रेड किया जा सके और वहाँ से ज़्यादा बोल सकते हैं फ्रूटफुल रिजल्ट लिया जा सके। इसीलिए नाबार्ड कंटिन्यू वर्क करती आ रही है। उसके साथ साथ पॉवर्टी को कम करना भी कहीं ना कहीं नाबार्ड का उद्देश्य रहता है। तो इसीलिए वो चाहती है कि हर स्टेट में इक्वल डेवलपमेंट हो। तो इसीलिए वो क्या करती है, पैसा इन्वेस्ट करती है सभी स्टेट्स में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है हमारे भारत के डेवलपमेंट में। यहाँ पर बात करेंगे तो जितने भी महाराष्ट्र के फार्मर्स हैं, FPOs हैं, JLG हैं, मतलब जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, रूरल आर्टिशियंस हैं, वेवर्स हैं, एग्रीप्रेन्योर हैं, उसके साथ साथ एग्री स्टार्टअप्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं स्टेट के,
वो सभी को यहाँ पर इस एमओयू के साइन होने के बाद फ़ायदा मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को और ऊपर ले जाने के लिए ही ये जो एमओयू है वो साइन किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड नाबार्ड के बीच में 16 जुलाई 2021 को। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आपके लिए आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। आगे बात करेंगे तो 93rd फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेलिब्रेटेड वर्चुअली। तो इस बार जो आईसीआर का 93वां फाउंडेशन दिवस था वो वर्चुअली सेलिब्रेट किया गया है 16 जुलाई 2021 को। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस ओकेज़न के दौरान श्री तोमर जी, मतलब हमारे नरेंद्र सिंह तोमर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इन्होंने कई फील्ड्स में अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड अनाउंस किए हैं और उसके साथ साथ आईसीआर के कुछ पब्लिकेशंस थे उसको रिलीज़ किया गया है। और यहाँ पर इस ओकेजन में जो आपके यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी भी प्रेजेंट थे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने केवीके कृषि विज्ञान केंद्र का जो पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चर को आगे ले जाने में, उसका सपोर्ट करने में, उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आउटलाइन किया गया है हमारे तोमर जी के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये जानना जरूरी है कि आईसीएआर ने इस बार कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, तो 93rd। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आपको इसीलिए डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट है और इसके नोट्स बनाने की भी रिक्वायरमेंट है। इसका पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन एंड्रॉयड ऐप से मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर हैज़ इंक्रीज 26.8% सिंस 2013-14। नरेंद्र सिंह तोमर ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 2013-14 से अब तक 26.8% का यहाँ पर ग्रोथ देखा गया है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के कंट्रीब्यूशन में। तो जैसा कि आपको बताया जो टोटल कंट्रीब्यूशन था 2013-14 में वो लगभग 16,09,198 करोड़ था, जो कि 2020-21 में बढ़ के कितना हो गया है 20,40,079 करोड़, जो कि लगभग 26.8% की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है अगर हम टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। उसी के साथ साथ जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं राइज हुआ है। अगर हम बात करेंगे 2013-14 की तो वो था केवल 2,62,778.52 करोड़, जो कि अब बढ़ के हो गया है 3,10,338.47 करोड़, जिसमें 18.1% की ग्रोथ देखी गई है। तो एक्सपोर्ट भी कंटिन्यू राइज हो रहा है ईयर बाय ईयर। उसके साथ साथ टोटल एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का। यहाँ पर अभी तक गवर्नमेंट ने 722 कृषि विज्ञान केंद्र सेटअप किए हैं अकॉर्डिंग टू आईसीएआर वेबसाइट। तो आईसीआर की जो वेबसाइट है उसमें लेटेस्ट डेटा जो है वो है 722 कृषि विज्ञान केंद्र अभी तक सेटअप किए जा चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आईसीएआर के द्वारा। ये भी आपको याद रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इंडियाज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट विल क्रॉस $40 बिलियन इन फॉर ईयर 2022। तो 2022 तक इंडिया का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है वो क्रॉस कर जाएगा $40 बिलियन को। ये बोला है नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर गोविंदा राजुलू चिंताला जी ने। तो यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो पॉसिबल हुआ है कि 2022 तक $40 बिलियन क्रॉस कर जाएगा इंडिया का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, ये हुआ है स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ शुगर, कॉटन, ऑयल केक, ऑयल सीड एंड नॉन बासमती राइस के कारण। तो इसकी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखी गई है कुछ टाइम से, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि इस बार 2022 तक $40 बिलियन एक्सपोर्ट जो है क्रॉस कर जाएगा एग्रीकल्चर का। यहाँ पर बात करेंगे तो ये स्टेटमेंट ऑफिशियली दिया है नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं GR चिंताला जी ने। ये भी आपको याद रखना है और आपको जल्दी से कमेंट करना है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, किस डेट को हुई थी। हमने कई करंट अफेयर्स में कंटिन्यू आपको बताया है, तो उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। जल्दी से कमेंट करिए कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किस दिन हुई थी। और आपको बता दें कि नाबार्ड बैंक का जो इनिशियल कॉर्पस था वो 100 करोड़ था और क्राफी कार्ड कमेटी की सिफारिश पे नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे यहाँ पर डॉक्टर बी शिवरमन। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो प्रेजेंटली चिंताला जी ने बोला है कि लगभग 8,000 के अप्रॉक्स जो है FPO वर्क कर रहे हैं, जिसमें से 4,868 FPOs
नाबार्ड के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे हैं और या फिर उनकी जो सब्सिडियरी हैं उनके द्वारा सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इंडिया में लगभग 8,000 एफपीओज एक्टिव हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा नाबार्ड उनको सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। उसके बाद बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट और प्यारे से क्वेश्चन के बारे में, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो मिनिस्टर फॉर एमएसएमई श्री नारायण राणे, इन्होंने यहाँ पे 2 नए एक्सक्लूसिव खादी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें पहला है खादी कॉटन बेबी बियर, जिसका प्राइस है 599 पर पीस, और उसके साथ साथ यूनिक खादी हैंडमेड पेपर स्लीपर, जिसका प्राइस है 50 रुपीज़ पर पेयर। तो ये 2 प्रोडक्ट खादी ने लॉन्च किए हैं, जो कि केवीआईसी के थ्रू आता है। यहाँ पे बात करेंगे तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एमएसएमई के श्री भानु प्रताप सिंह और जो चेयरमैन है केवीआईसी के श्री विनय कुमार सक्सेना, ये प्रेजेंट थे इस ओकेजन के दौरान। और यहाँ पे जो मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये जो प्रोडक्ट है खादी हैंडमेड पेपर यूज़ एंड थ्रो प्रोडक्ट है, जो स्लीपर है उसको यूज़ करो और थ्रो कर दो, जो कि 50 रुपीज़ का पेयर आपको मिलेगा। इसमें खासियत क्या है कि जो हैंडमेड पेपर स्लीपर है वो 100% इको फ्रेंडली है और कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब काफ़ी कम कीमत में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, और जो कि केवीआईसी के द्वारा किया जा रहा है, जो कि स्वदेशी है। ठीक है, अपने भारत को आगे ले जाने वाली है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग करें। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं मिनिस्टर से पहले बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड आत्मनिर्भर कृषि ऐप। तो यहाँ पर भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड आत्मनिर्भर कृषि ऐप टू प्रोवाइड फार्मर्स विद एक्शनेबल एग्रीकल्चरल इंसाइट एंड अर्ली वेदर अलर्ट। तो यहाँ पर मौसम की रिगार्डिंग ये एप्लीकेशन तैयार किया गया है, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर फील्ड में सपोर्ट देने के लिए फार्मर्स को इस ऐप को तैयार किया गया है, जो कि अर्ली वेदर अलर्ट भी प्रोवाइड करेगा। मतलब जैसे मान लीजिए वर्षा की संभावना है तो पहले ही फार्मर्स को अलर्ट पहुंचा दिया जाएगा कि मौसम खराब होने की संभावना है, तो किसान उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, तो आपको याद रखना है इसका नाम और किसने लॉन्च किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। यहाँ पे बात करेंगे तो इसके साथ साथ एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है किसान मित्र। तो वहाँ पर भी आपको फार्मर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, चाहे वो एग्रीकल्चर में किसी भी कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो किसान मित्र नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो नाबार्ड और एएफओ में पूछे जा सकते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है ये टोटल 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल कराई गई है, मतलब 12 भाषाओं में इस ऐप को ऑपरेट कर पाएंगे। और उसके साथ साथ फार्मर्स के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो ओनर्स हैं उनके लिए भी ये फ्री है, कृषि विज्ञान केंद्र के लिए भी ये फ्री है, और जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एनजीओज हैं सबके लिए ये जो एप्लीकेशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई गई है, ताकि एग्रीकल्चर फील्ड को और डेवलप किया जा सके। आगे बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे इसको किसने प्रिपेयर किया है। तो बेंगलुरु बेस्ड इंडियन सेंटर फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको ICST के नाम से जानते हैं, उसके फाउंडर ट्रस्टी हैं राजा सिवा, जो कि एक मेजर स्टेक होल्डर है इस एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में। ये भी आपको याद रखना है। और किसान मित्र का भी कहीं ना कहीं इन राजा सेवा ने काफ़ी योगदान दिया है प्रिपेयर करने में। तो इतना आपको पता होना चाहिए इस एप्लीकेशन के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे बात करेंगे सेकंड, DAHD लॉन्चेस डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सिलरेटर। तो यहाँ पर बात हो रही है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने एक सेटअप किया है जिसका नाम है डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सिलरेटर। ठीक है, जो कि एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, एक सेल बनाया गया है जो कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा लोगों को। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये एक तरह का क्रॉस फंक्शनिंग होगी। ठीक है, और ये एक एज ए इंटरफेस इन्वेस्टर्स के बीच में पेश करेगा। कहने का मतलब है कि जो भी इन्वेस्टर हैं, ठीक है, और जो भी आपके ऐसे लोग हैं जो डेयरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ जो फार्मर्स हैं जो पशुपालन करना चाहते हैं, उनके बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। और ये एक तरह की स्कीम है जहां पर इन्वेस्ट किया जा रहा है डेयरी फील्ड में, ताकि उसको और आगे ले जाया जा सके। तो यहाँ पर इस स्कीम के तहत यहाँ पे
3% का इंटरेस्ट अब मेंशन होगा। मतलब है कि जो भी लोन लेता है अगर उसको टाइम से वो चुकाता है तो यहाँ पे 3% का जो ब्याज है वो माफ़ हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे 2 ईयर का मोराटोरियम पीरियड है, मतलब 2 ईयर तक कोई भी ईएमआई उस लोन की आपको प्रोवाइड नहीं करनी है। देन यहाँ पे जो रीपेमेंट पीरियड है वो 6 साल है, मतलब 6 साल में आपको जो पूरा कर्ज है, जो लोन है, वो आपको चुकाना पड़ेगा। और यहाँ पे बोला गया कि अलोंग विद एट्स रुपीज 750 करोड़ क्रेडिट गारंटी विल बी गिवन। और यहाँ पे जो गारंटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है 750 करोड़ के लोन के लिए। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के डेयरी फील्ड को और आगे ले जाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी लाई गई है, स्कीम लाई गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो लाइव स्टॉक सेक्टर में और ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन हो सके। जैसे कि आपको पता है भारत जो है अब भी लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। आप जानते हो टोटल ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन का 23% इंडिया शेयर करता है। मतलब है भारत में जो दूध प्रोडक्शन हो रहा है अगर उसको हम वर्ल्ड लेवल पे निकालें तो वर्ल्ड लेवल का टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसका 23% इंडिया का हिस्सा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है हम कह सकते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर इसको और आगे ले जाने के लिए डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे किस किस फील्ड से और किस किस लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला तो ये आएगा कि डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सीलरेटर किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग ने। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे तो ये करेगा क्या, तो ये सर्व करेगा इंटरफेस विद इन्वेस्टर। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में एक इंटरफेस पैदा करेगा। उसके साथ साथ ये एक जो एक्सीलरेटर है ये एक लोन स्कीम है। ठीक है, फाइनेंसिंग स्कीम है जिसके तहत 3% इंटरेस्ट सबवेंशन होगा, 2 ईयर का मोराटोरियम पीरियड होगा और 6 साल का रीपेमेंट पीरियड होगा। और अगर मिल्क की बात करें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला जो आपका कंट्री है वो भारत है, ये भी आपको पता रखना है, 23% शेयर रखता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो फिलीपींस बिकम फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस। तो यहाँ पर फिलीपींस वर्ल्ड का एक ऐसा पहला कंट्री बन गया है जिसने जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस को अप्रूवल दिया है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं तो 23 जुलाई को फिलीपींस ने ये ऐसा कारनामा किया है जो अभी तक किसी भी कंट्री नहीं किया है। मतलब है कि उसने अप्रूवल दिया है जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस को कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गोल्डन राइस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो हेल्थ एक्सपर्ट बिलीव दैट गोल्डन राइस डेवलप बाय द फिलीपींस विल हेल्प टू फाइट चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर बात हो रही है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो गोल्डन राइस है जिसको डेवलप किया गया है फिलीपींस के द्वारा, ये हेल्प करेगा जो बच्चों का अंधापन होता है, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस होती है, उससे लड़ने में और लोगों की जीवन को बचाने में ये काफ़ी हेल्प करेगा पूरे विश्व में। ये कहना है वहाँ के हेल्थ एक्सपर्ट्स का। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि भारत की अगर बात करेंगे तो लगभग 1.6 से 2 मिलियन चाइल्ड्स ऐसे हैं जो अंधे पैदा होते हैं। ठीक है, अभी अगर हम काउंट करेंगे तो लगभग अप्रॉक्स 2 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो अंधे हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब ये कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि खान पान में कमी, ठीक है, उनका पोषण अच्छे से नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कारण बनता है उनका जन्म के बाद अंधा होने का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कमी हो रही है, वो किसके कारण हो रही है, विटामिन ए के, और उसके साथ साथ कई और ऐसे कारण हैं जिससे लोगों में, बच्चों में कमी हो रही है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की, और जिसका कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो आपका IRRI है, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अलोंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फिलीपीन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब इन दोनों ने मिलकर लगभग 20 साल स्पेंड किए हैं इस गोल्डन राइस को डेवलप करने में। और ये भी आपको याद रखना है कि इसका जो ब्राइट येलो कलर है, इसी के कारण इसको गोल्डन राइस के नाम से जाना जाता है। अब एक और बात बता दूं कि जो गोल्डन राइस है वो विटामिन ए का अग्रगामी है, मतलब क्या है, प्रीकर्सर है विटामिन ए का। और यहाँ पर आपको एक और बात याद रखनी है कि कुछ % चांस है कि विटामिन ए की कमी से भी चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस देखी गई है। तो एक तरह से ये विटामिन ए का अग्रगामी है, इसीलिए ये अप्रूवल दिया गया है कि कमर्शियल लेवल पे इसका प्रोडक्शन किया जाए। ये यहाँ पर फिलीपींस की बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आपको बताना है कि
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ पर है, ठीक है, ये आपको बताना है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कटक में है, लेकिन आपको ये बताना है IIRR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 200 लाइक्स का। अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। आगे बात करेंगे तो रबर बोर्ड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रबर सेंसस। तो यहाँ पर रबर बोर्ड ने भारत की पहली रबर सेंसस ऐप लॉन्च की है। जान लेते हैं इसके बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में, इसका नाम क्या है और किस स्टेट को लॉन्च की गई है। तो यहाँ पर है रबर बोर्ड लॉन्च लैंडस्लाइड जोनेशन मैप सेंसस ऐप ऑन 25 जुलाई 2021। तो यहाँ पे दो चीज़ें लॉन्च की गई हैं रबर बोर्ड के द्वारा। लैंडस्लाइड जोनेशन मैप लॉन्च किया गया है, उसके साथ साथ सेंसस ऐप लॉन्च की गई है 25 जुलाई को। अब यहाँ पे बात आती है इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो वो है रूबेक ऐप, ठीक है, ये इसका नाम है, ये भी आपको याद रखना है। रूबेक ऐप लॉन्च की है रबर बोर्ड ऑफ इंडिया ने, जो कि एक नेशन वाइड सेंसस है जो प्रिपेयर करेगी डेटाबेस ऑन प्लांटेशन एंड ग्रोवर्स। तो जितने भी आपके रबर ग्रोवर्स हैं, ठीक है, और जितना भी प्लांटेशन हो रहा है रबर का, उसका डेटाबेस तैयार करेगी ये ऐप, जिसका नाम है रूबेक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। रबर फील्ड में रबर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये एप्लीकेशन काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। अब यहाँ पे बात आती है कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है रबर का वो कौन सा स्टेट करता है भारत में, तो वो करता है केरला। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कितने परसेंट शेयर रखता है, तो ओवरऑल प्रोडक्शन का 67% शेयर रखता है केरला, अगर हम बात करेंगे रबर प्रोडक्शन की, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ल्ड में कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा रबर का प्रोडक्शन करता है, तो वो है आपका थाईलैंड, ठीक है। ये आपको याद रखने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा कि रबर बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो केरला के कोट्टयम में ये स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए होंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बात कर लेते हैं, तो जो रूबेक ऐप है ये डेवलप की गई है विद द एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो कि केरला में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि आपको पता रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा कि रबर बोर्ड ने कौन सी ऐप लॉन्च की है, तो नाम है रूबेक ऐप। क्वेश्चन बनेगा किस दिन लॉन्च की है, तो 25 जुलाई 2021 को लॉन्च की गई है। किसके एसोसिएशन में लॉन्च की गई है, तो ये की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि रबर बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो केरला में है। और ये भी पूछ सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन रबर का किस स्टेट में होता है, तो वो भी केरला में ही होता है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं। आगे बात कर लेते हैं, तो उससे पहले आपको बता दें कि एग्री मंत्रा का एक और ऑफिशियल चैनल है, एग्री मंत्रा 2.0। अगर आप चाहते हैं कि एग्री मंत्रा पर और भी वीडियोस आपको देखने को मिले हैं जो कि जॉब के रिगार्डिंग हो और एग्रीकल्चर स्टडी के रिगार्डिंग हो, तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर जॉब रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो मिलते रहेंगे और भी स्टडी मटेरियल भी मिलते रहेंगे, ताकि यहाँ पर आपको जो कंटेंट है वो कंटिन्यू मिलता रहे, उसमें ब्रेक ना आए। इसीलिए हमने सेकंड चैनल भी ओपन किया है, ताकि कंटिन्यू आपको जो स्टडी मटेरियल है वो मिलता रहे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से भी अपनी एग्रीकल्चर स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो सेंटर इंक्स MOU विद माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, पतंजलि फॉर फार्म डेटा प्रोजेक्ट। तो फार्म डेटा प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है कुछ 4 कंपनियों के साथ, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, पतंजलि शामिल हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे तो ये MOU साइन किया गया है 4 से 5 फर्म के साथ, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, अमेजॉन वेब सर्विस है, स्टार एग्री बाजार है और पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो लगभग 4 से 5 कंपनियों के साथ ये MOU बड़े लेवल पे साइन किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका एम क्या है वो जान लेते हैं। तो एम टू डेवलप प्रूफ ऑफ कंसेप्ट और एविडेंस दैट अ पायलट प्रोजेक्ट इज फिजिबल फॉर क्रिएटिंग अ डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एग्रीकल्चर इन द कंट्री। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि डिजिटल इकोसिस्टम एग्रीकल्चर के लिए डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा,
क्या उसके लिए हम लोग तैयार हैं? क्या ये संभव है कि देश में कृषि के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट परियोजना संभव है? तो इसके लिए ही इस एमओयू को साइन किया गया है, ताकि एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। क्योंकि नरेंद्र तोमर का कहना है, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं, कि अगर इंडिया को डिजिटल बनाना है तो एग्रीकल्चर फील्ड को भी डिजिटल करना पड़ेगा। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि फार्मर्स का जो ज़मीनी जो डेटा है, जो लैंड का डेटा है, वो भी कहीं ना कहीं जोड़ा जाएगा इस पायलट प्रोजेक्ट से। तो कहने का मतलब है कि ऑनलाइन तरीके से सारी चीज़ें की जाएंगी, पूरा डेटा हमारे पास होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगा, जिससे वो कोई भी पायलट प्रोजेक्ट चला सकती हैं। तो इसी के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। और यहाँ भी नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी बोला है कि नो प्राइवेट डेटा ऑफ फार्मर्स इज शेयर विद एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर है कि किसान का कोई भी पर्सनल डेटा किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, ये सीक्रेट रखा जाएगा, प्राइवेट रखा जाएगा। कहने का मतलब है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है फार्मर्स को कि आपका डेटा जो है उसका गलत यूटिलाइजेशन नहीं किया जाएगा। ये भी उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है। तो ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आपको बता दें कि जो डेटा लिया जाएगा किसानों का, वो उनके आधार के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, उनका जो आधार नंबर है उसी के रूप में ये डेटा लिया जाएगा, और इस डेटाबेस का उपयोग करके पायलट परियोजना के लिए ये एमओयू साइन किए गए। ठीक है, तो पायलट परियोजना चलाई जाएंगी, स्कीम चलाई जाएंगी, प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, ताकि एक इकोसिस्टम तैयार किया जा सके एग्रीकल्चर के लिए, जिसका मीडियम डिजिटल होगा, ऑनलाइन होगा। आगे बात कर लेते हैं। ओवर 21.40 लाख फार्मर्स एनरोल अंडर PMKMY। नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बात कही है। तो PMKMY क्या है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में लगभग 21.4 लाख से भी ज़्यादा फार्मर्स एनरोल हो चुके हैं, ये कहना है। तो यहाँ पर जान लेते हैं स्कीम ये कब लॉन्च हुई थी। ठीक है, ये क्या स्कीम है, इससे फार्मर्स को क्या फ़ायदा मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो 23 जुलाई 2021 को ये डेटा दिया गया है कि 21.4 लाख फार्मर से भी ज़्यादा फार्मर इस पेंशन स्कीम में ज्वाइन हो चुके हैं, जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अब ये बात आती है कि ये स्कीम कब लॉन्च की गई। तो ये स्कीम लॉन्च की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सितंबर 12, 2019, 12 सितंबर 2019 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया। और आपको बता दें, इस स्कीम के तहत जो एलिजिबल फार्मर्स हैं उनकी जो एज है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग 55 रुपये से 200 रुपये मंथली कंट्रीब्यूशन किया जाएगा उन फार्मर से। उसके बाद उनको पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। तो कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा एज होगी उतना ही ज़्यादा उनको यहाँ पर मंथली कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, जितनी कम एज होगी उतना ही कम से मंथली कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जब ये कंट्रीब्यूशन पूरा हो जाएगा और जब आप 60 साल के हो जाओगे, मतलब जो एलिजिबल किसान है वो 60 साल का हो जाएगा, उसके बाद पर मंथ 3,000 रुपये उस किसान को एज ए पेंशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और अब तक अप्रोक्स लोग मान के चलेंगे तो 22 लाख फार्मर्स एनरोल हो चुके होंगे इस स्कीम में, इस पेंशन स्कीम में, जिसमें केवल और केवल स्मॉल और मार्जिनल फार्मर ही शामिल हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी से कमेंट करो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस दिन लॉन्च की गई थी। उसका सही आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो जल्दी से सही आंसर कमेंट कीजिए। आगे बात करेंगे तो पहला कंसाइनमेंट फ्रूट और वेजिटेबल का एक्सपोर्ट किया गया है उत्तराखंड से दुबई के लिए। अब देखो, भारत का जो प्रोडक्ट है वो अदर कंट्री में भी जाने लगा है। पहले सीरियल्स और मिलेट्स जाया करते थे, लेकिन अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और ये एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के साइन हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे तो ये पहला कंसाइनमेंट है जिसमें वेजिटेबल और फ्रूट भेजे गए उत्तराखंड से। कहाँ पे? दुबई में। उस कंसाइनमेंट में क्या था? करी लीफ, ओकरा, पियर, बिटर गार्ड, ये थे जो कि हरिद्वार के फार्मर्स के प्रोडक्ट है। ठीक है, हरिद्वार के जितने भी फार्मर्स हैं उनके ये वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं जो एक्सपोर्ट किए गए हैं दुबई के लिए 26 जुलाई 2021 को। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 2020-21 और 2019-20 का डेटा आया निकल के कि एक्सपोर्ट कितना हुआ था। तो 2020-21 में एक्सपोर्ट हुआ है 11,019 करोड़ का, जो कि केवल 2019-20 में कितना था? 10,114 करोड़। तो
अप्रॉक्स 9% के यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है, गेन देखने को मिला है एक्सपोर्ट में 2019-20 से कंपेयर करेंगे तो 2020-21 अच्छा रहा है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के मामले में। आगे बात करेंगे तो इससे पहले उत्तराखंड ने मिलेट्स का कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया था डेनमार्क को, ठीक है। डेनमार्क को मई 2021 में ये आपका कंसाइनमेंट भेजा गया था जो कि मिलेट्स का था, लेकिन अब जो कंसाइनमेंट भेजा गया जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि वेजिटेबल और फ्रूट का कंसाइनमेंट उत्तराखंड ने किसी अदर कंट्री को भेजा हो, तो वो भेजा है दुबई को और मिलेट का भेजा था डेनमार्क को। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये राइट डाउन करना है। और इसका पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा जो कि हमारा एंड्रॉयड ऐप है एग्री मंत्रा का, वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल में आपको इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा जो कि वीडियो के एंड होने के बाद वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस लॉन्चेस ESSDP अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के 15वें फाउंडेशन डे के दौरान ये लॉन्च किया गया है आपका अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल। अब ये ESSDP है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या है, एक वेबसाइट है जो प्रोवाइड करेगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्थ साइंस जितेंद्र सिंह। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ अर्थ साइंस कौन है, तो ये हैं आपके जितेंद्र सिंह। इन्होंने लॉन्च की है एक नई वेबसाइट है, ठीक है, that would provide a more user friendly interface and cyber secure experience to the public। तो यहाँ पर अर्थ के रिगार्डिंग, ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। एक बहुत बेहतर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस तैयार किया गया है लोगों के लिए, ताकि अर्थ साइंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके और नॉलेज पहुंचाई जा सके। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसी ओकेजन के दौरान IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है पुणे वेदर लाइव, जो कि पुणे सिटी का डेली रियल टाइम और लोकेशन स्पेसिफिक वेदर अपडेट देती रहेगी। तो आपको याद रखना है IMD ने किया है, नाम है पुणे वेदर लाइव, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बाद आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। और उसके बाद बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। यहाँ पर बात करेंगे तो स्पाइस बोर्ड, रबर बोर्ड और डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला आपस में आए साथ में, और उन्होंने एक मॉडर्न टेक्निक तैयार की है ताकि कार्डेमम के फार्मर्स को फायदा पहुंचाया जा सके। किसके रिगार्डिंग? इफेक्टिव सॉइल मैनेजमेंट की रिगार्डिंग। तो कहीं ना कहीं सॉइल के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, सॉइल मैनेजमेंट के बारे में लोगों को बताने के लिए इस डिजिटल मॉडर्न टेक्निक का कहीं ना कहीं बोल सकते हो लॉन्च की गई है स्पाइस बोर्ड, रबर बोर्ड और डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के द्वारा। तो ये जो ऐप है वो आपकी साइट स्पेसिफिक है, नीड बेस्ड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगी कार्डेमम ग्रोअर्स को। तो कहने का मतलब है कि जहाँ भी कार्डेमम फार्मर्स रहते हैं उनकी क्या नीड है, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग कितनी रिकमेंडेशन होनी चाहिए फर्टिलाइजर्स की, वो सारी इंफॉर्मेशन ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर बात करेंगे तो एक MOU भी साइन हुआ है, ठीक है, एक MOU शेयर किया गया है जिसमें मॉडल्स ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट इन द कार्डेमम टेक एंड टू डेवलप अ एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर कार्डेमम ग्रोअर। तो यहाँ पर कार्डेमम ग्रोअर्स के लिए ही ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जो कि साइट स्पेसिफिक है और नीड बेस्ड फर्टिलाइजर रिकमेंड करने वाली एप्लीकेशन है। तो ये कहीं ना कहीं कार्डेमम फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है, जिससे फार्मर्स को सॉइल मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी, जिससे उनका जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आज का लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन आने वाला है। KVIC एंड BSF लॉन्च प्रोजेक्ट बोल्ड। तो यहाँ पर KVIC और BSF ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है बोल्ड। अभी बोल्ड की फुल फॉर्म भी जानेंगे आगे हम, जो कि राजस्थान की जैसलमेर में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रिवेंट डीसर्टिफिकेशन एंड सपोर्ट रूरल इकोनॉमी। तो डीसर्टिफिकेशन मतलब होता है जो मरुस्थलीकरण होता है उसको रोकना, मतलब है कि जो मरुस्थल बन रहे हैं उनको रोकना, कम करना उद्देश्य होता है, और रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करना ही इस बोल्ड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है।
तो ये लॉन्च किया गया ऐसा पहला ग्रीन कवर प्रोजेक्ट है जो कि राजस्थान में लॉन्च किया गया है केवीआईसी और बीएसएफ के द्वारा। 27 जुलाई को आपको डेट याद रखनी है। इस दिन 1000 बम्बू सैपलिंग लगाए गए टनोट विलेज में जो कि जैसलमेर में पड़ता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे केवीआईसी के बोल्ड प्रोजेक्ट के बारे में तो इसका बोल सकते हैं बम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो बम्बू लगाने से ही कहीं ना कहीं डिसर्टिफिकेशन को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ग्रीनरी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप ये भी जान सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट बोल्ड था वो 4 जुलाई को लॉन्च किया गया था उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? उदयपुर है। राजस्थान के उदयपुर में 4 जुलाई को ये बोल्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि अब ये बीएसएफ के साथ में लॉन्च किया गया है। उस टाइम पे जो पहले लॉन्च किया गया था जब 5000 सैपलिंग लगाई गई, अभी जो 27 जुलाई को लॉन्च किया गया है वो 1000 सैपलिंग बम्बू की सैपलिंग लगाई गई है, ठीक है। अभी तो करंट अफेयर आते जा रहे हैं, अभी ये लास्ट है, ठीक है, इसके बाद शायद करंट अफेयर नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं आज के लास्ट करंट अफेयर की, क्योंकि आपके लिए कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसी न्यूज़ ना हो जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड हो, करंट की और आपको ना मिले। तो यहाँ पर यही कोशिश की जाती है कि पूरे वीक में जहाँ जहाँ भी एग्रीकल्चर में कुछ हुआ है वो आपको प्रोवाइड किया जा सके। तो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर श्री अमित शाह जी ने एक एफॉरेस्टेशन कैंपेन चलाया है जिसका नाम है ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन, जो कि मेघालय के चेरापूंजी सोहरा में चलाया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये 25 जुलाई को चलाया गया है 2021 को, जिसका नाम है ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन, जो कि चेरापूंजी के सोहरा में चलाया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसके साथ साथ एक और ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम भी लॉन्च की गई मिनिस्टर के द्वारा। और आपको ये बता दें कि जो एफॉरेस्टेशन कैंपेन है इसको रन किया जाएगा मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इस कैंपेन को कौन रन करेगा? तो मेघालय गवर्नमेंट इस कैंपेन को रन करने वाली है। यहाँ पर बात करेंगे तो अमित शाह ने ये जो ग्रीन सोहरा फॉरेस्टेशन कैंपेन है इसको लॉन्च किया था, तो उन्होंने एक स्लोगन भी दिया है एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट इज द स्लोगन ऑफ ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्री प्लांटेशन और एफॉरेस्टेशन करना ही इस कैंपेन का हिस्सा है, जिसको अमित शाह ने कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखाई थी। डेट आपको याद रखनी है, 25 जुलाई को किसने किया? अमित शाह ने किया। कैंपेन का नाम क्या है? ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन। कहाँ चला गया? तो मेघालय के चेरापूंजी के सोहरा में चलाया गया। और इसका स्लोगन क्या है? तो एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट इसका स्लोगन है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो